हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं और इंग्लिश की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो एग्जाम्स में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर 100% आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, तो कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझना। जो भी चीज़ मैं आज की इस क्लास में बताऊँगा सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक है। एग्जाम्स में इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझना, ठीक है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि पूरे जो क्लास चल रही है आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखें ताकि आपको सभी कुछ समझ में आ सके। पिछली क्लास में हम लोग सेंटेंस के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पढ़ा था कि वर्ब्स क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसके पास अपना कोई वर्ब हो, जब कोई एक्शन होता है, जब कोई पोजीशन होता है, जब कोई स्टेट होता है, तभी जाके सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एग्जैक्ट आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखें ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, रूल नहीं पढ़ाता। और कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखोगे, डे 1 से क्लास देखोगे, ठीक है। डे 1 में मैंने आपको बताया था इंग्लिश के बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो भी इंग्लिश के बेसिक पार्ट्स है, इंग्लिश क्या होता है और वर्ड्स कितने होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल से डिस्कशन कर दिया गया है। और सेकंड क्लास में हम लोग सेंटेंस के बारे में डिस्कस किए, सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ कंपलसरी है, राइट। वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया। एक बार आपको रिकॉल कराने का प्रयास करता हूँ क्योंकि इसमें आपको वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमेशा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास शुरुआत करने से पहले पिछले वाले क्लास का एक बार मैं आपको रिकॉल करके बताता हूँ कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया है। और आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यान से पढ़ते होइएगा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता होगा, ठीक है। कोई भी मन में क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, उसका 100% आपको सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। और हाँ, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, क्या है इसका स्ट्रैटेजी, क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका, सभी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लास्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्टेप है इंग्लिश को पढ़ने का, सभी चीज़ मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। और वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जाकर देख लीजिए, सब कुछ क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया सेंटेंस के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब उसमें कोई वर्ब्स हो, ठीक है। वर्ब्स क्या होता है सर? वर्ब कभी कभी एक्शन बताता है और ये कभी कभी पोजीशन भी बताने का काम कर देता है और कभी कभी स्टेट्स बताता है, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, राइट। तो मैंने पढ़ा है सर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होता है सर? सब्जेक्ट होता है डूअर और ऑब्जेक्ट होता है नॉन डूअर, ठीक है। सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा की गई हो तो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम आम खा रहा है, तो इसमें राम के बारे में चर्चा हो रखी है, तो राम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया और आम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट या तो डूअर होगा और ऑब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, क्लियर कट। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि वर्ब्स के पहले वाले जो भी वर्ड्स है, अगर वर्ब्स के पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए ना वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ब्स के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सभी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है सभी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में पिछली वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इजीली एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाओ और बढ़िया मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जिससे एग्जाम्स एग्जैक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, हर वर्ड का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके इंग्लिश समझ में आएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश को सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, रियलिटी में अगर इंग्लिश को एनहांस करना चाहते हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे ना जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊं ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से समझना और हमेशा एक नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नोट्स दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आपका क्लास नोट्स होता है और दूसरा आपका होता है सेल्फ नोट्स, ठीक है। क्लास नोट्स का मतलब होता है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना सभी चीज़ को आपको क्लास नोट्स में लिखना है और घर पे एक अपना सेल्फ नोट्स बनाना है। उसमें क्या करना है सर, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको अपने सेल्फ नोट्स में लिखना है ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंग्लिश स्ट्रैटेजी करके जाके वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी सेंटेंस को एक बार ध्यान से समझना और इजीली आप इसका स्ट्रक्चर पता कर लोगे कि इसी टाइप के, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अगर सेंटेंस की बात करते हैं, राम हैज़ कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, और बात करते हैं दूसरा, राखी इज गोइंग टू दिल्ली नाउ।
इन दोनों सेंटेंस को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा सर वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे वर्ब देखोगे तो कंप्लीटेड अपने आप में मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है सर। हैज़ की बात करते हैं तो हैज़ अपने आप में हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको पढ़ाया है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ पूरे क्लास को ध्यान से देखिए, सबको समझ में आएगा सीक्वेंस वाइज, डे 1 से क्लास देखो। और आपको मैंने बताया था कि वर्ब के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो वर्ब की कैटेगरी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो राम यहाँ पे नाउन है और वर्ब के पहले है सर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो नाउन है। नाउन क्या होता है सर, जिसे अपनी आंखों से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नाउन, राइट। तो प्रोजेक्ट क्या होता है सर, इसे आप महसूस कर सकते हो या देख भी सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सर राखी इज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे गोइंग अपने आप में सर मेन वर्ब है, क्योंकि गोइंग V4 के फॉर्म में है, राइट ना। और इज यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो सर सब्जेक्ट होगा। राखी नाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब के बाद जो भी आ जाए सर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। लेकिन टू को देखा जाए तो टू अपने आप में सर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन की बात करते हैं तो नाउन एक छोटा सा पार्टिकल्स है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। नाउन को एडवर्ब कहा जाता है, राइट। तो आगे हम लोग जाएंगे तो समझेंगे बात। अभी सिर्फ इतना समझो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। बात को गहराई से समझना। तो इस दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए तो आपसे ना एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, सर कि कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस में या तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आपके सामने सर ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपके सामने क्या हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव आपके सामने कुल मिला के ऐसे आपके सामने बनेगा सर। नॉट की प्लेस की बात करते हैं तो हमेशा नॉट ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएगा, ध्यान रखिएगा। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएगा, उसके बाद आप कह सकते हो सर ऑब्जेक्ट। तो ये अपने आप में नेगेटिव वाले सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। तो पहला स्ट्रक्चर आपके सामने बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा, तभी आप सेंटेंस को गहराई से समझ पाओगे और इंग्लिश ग्रामर को आप कॉन्सेप्चुअली ठीक से समझ पाओगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना। उसके बाद तीसरा नंबर सेंटेंस को आप एक बार ध्यान से समझना। कहता है सर राधिका माई कजन हैड बाउट अ कार। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। तो राधिका, यहाँ पे एक राधिका हो गया, उसके बाद यहाँ पे बाउट कहोगे ना तो इसका मतलब होता है सर खरीदना। तो ये अपने आप में मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है सर, V3 है यहाँ पे। और यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आ गया, और वर्ब्स के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो कजन यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता सर, ये पार्टिकल है। तो राधिका अपने आप में नाउन है तो ये हो गया सब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे अकार हो गया सर ऑब्जेक्ट। बात को गहराई से समझना, क्योंकि वर्ब के बाद वाले जितने भी पार्ट्स है नाउन या प्रोनाउन दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आपको सर ये क्या होगा, माई कजन क्या हो सकता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो माई कजन क्या होगा, इसी के बारे में समझेंगे, ध्यान रखना। तो आप मुझे बताओ सर यहाँ माई कजन जो है वो किसके बारे में बताया गया, तो कहोगे सर राधिका के बारे में बताया गया, राइट। राधिका माई कजन, राधिका जो है मेरी कजन है। तो यहाँ पे कहोगे सर ये जो माई कजन के बारे में जिक्र किया गया ये राधिका के बारे में ही जिक्र किया गया। तो इसे आप कहोगे सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसका, सब्जेक्ट का। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कभी कभी एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, ध्यान से समझना। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट का। अब इस सेंटेंस को देखो ध्यान से। आप कहोगे सर बाउट अपने आप में सर मेन वर्ब की कैटेगरी में आ गया, और बाउट के पहले ये आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पे जो है ये राहुल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया क्योंकि नाउन है, राइट ना। और इसके बाद ये सभी अपने आप में क्या है सर, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप कहोगे ये जो माई नेवर है वो क्या है, तो माई नेवर कहोगे सर राहुल के बारे में जिक्र किया गया, पड़ोसी, राइट। तो राहुल के बारे में जिक्र किया गया तो ये जो है ना वो सब्जेक्ट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या है सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ से एक चीज सीखा सर, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कभी कभी एट्रीब्यूट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग कहोगे सर एट्रीब्यूट को ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो मेरे को एक और स्ट्रक्चर पता हो गया सर, सब्जेक्ट के बाद कभी कभी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप ना एट्रीब्यूट के नाम से जानते हो। क्या नाम से जानते हो सर, एट्रीब्यूट, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है सर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या हो सकता है सर, मेन वर्ब, उसके बाद क्या हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आप रख सकते हो। अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर निगेटिव पार्ट बनाओगे तो नॉट कहां पे आएगा सर, हमने आपको बताया है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो नॉट आप यहां पे लगा दोगे तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। अगर इसका निगेटिव बनाना चाहो तो निगेटिव क्या हो जाएगा सर, निगेटिव इसका हो जाएगा यहां पे नॉट लग जाएगा। समझ जाना बात को, ठीक है। इतना तो आप समझते होइएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में बढ़िया से। अगर हम 5वां नंबर सवाल को देखें तो ध्यान से समझना। कहोगे सर यहाँ पे कंफ्यूज अपने आप में मेन वर्ब की कैटेगरी में आ गया, और यहाँ पे जो ये जो चैप्टर है ना, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद ये अस अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से समझना सर, ऑफ जो है ना ये अपने आप में प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है सर ये होता है अपने आप में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया पिछले वाले क्लास में। और प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चंस नाउन है तो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर भी ध्यान से समझ लोगे तो ऑफ जो है ना ये अपने आप में प्रीपोजिशन है, और मेनी स्टूडेंट्स आपको सर मेनी स्टूडेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बोदर्ड की बात करते हैं तो ये अपने आप में मेन वर्ब,
और अगर हम बात करते हैं देम की, तो देम अपने आप में ऑब्जेक्ट क्योंकि वर्ब के बाद है। और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से ना एक सेंटेंस मुझे डेवलप हो गया। तीसरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कभी कभी ना सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भी आ जाएगा, और इसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो समझना ध्यान से, इसको कहा जाता है सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसको आप कह सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है सर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद अगर 7th नंबर सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर 7th नंबर सेंटेंसेस में काजल गेव मी अ बुक, तो कहोगे सर ये तो अपने आप में वर्ब है, और वर्ब के बाद जो भी होता है सर ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट 1 है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि इस सेंटेंस में ध्यान से समझोगे ना तो दो ऑब्जेक्ट का जिक्र है, पहला मी और दूसरा अ बुक, राइट। उसके बाद वर्ब के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो सब्जेक्ट की कैटेगरी में होता है, तो यहाँ पे काजल हो गया सब्जेक्ट। बात को गहराई से समझना। अगला सेंटेंस को देखा जाए सर गिव वर्ब है, वर्ब के बाद ये अपने आप में ऑब्जेक्ट 1, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट 2, और ये योर मदर की बात करते हैं तो ये अपने आप में सर सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये नाउन है। तो यहाँ से मुझे जिक्र हुआ कि कभी कभी सेंटेंस में 2 से 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, तो चौथा अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कभी कभी ना सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो वर्ब की कैटेगरी में आता है सर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद बात करते हैं सर ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ही लिख सकते हो। और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला रहेगा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा रहेगा सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से समझने का प्रयास करना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर कंपल्सरी होता है, मतलब इसके बिना सेंटेंस अधूरा रहता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना कंपल्सरी है, तो ध्यान से समझना सर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है सर नॉट कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं होता, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर सेंटेंस में नहीं है तो काम चलेगा। आप कहोगे सर इस वाले सेंटेंस में कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो आप कहोगे सर अगर इस सेंटेंस को देखा जाए काजल गेव मी अ बुक, तो काजल गेव मी अगर इसे छिपा दिया जाए, ए बुक को अगर हम छिपा दिया जाए तो काजल गेव मी, तो यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। ध्यान से समझना, काजल गेव मी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो सर नहीं। अगर अ बुक को अगर छिपा दिया जाए, सिर्फ काजल गेव मी किया जाए तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होता है? काजल गेव मी क्या दे रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर इस सेंटेंस इसको छुपाने से अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आना कंपल्सरी है, राइट। जो कंपल्सरी होता है आना उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो अ बुक जो यहाँ पे हो जाएगा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसे छुपा दिया जाए, इस ऑब्जेक्ट को छुपा दिया जाए तो सेंटेंस शायद कंप्लीट होता है। काजल गेव अ बुक बिल्कुल कंप्लीट है ना, काजल मुझे एक किताब दी, तो डेफिनेटली मी को छुपाने से सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो इसे छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है। तो जो कंपल्सरी नहीं होता है ना उसे हम लोग कहेंगे सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बात को गहराई से समझना, ऑब्जेक्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आपका हो गया सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि कंपल्सरी सेंटेंस में आना, और दूसरा होता है सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि नॉट कंपल्सरी है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसी प्रकार अगर देखें ध्यान से, योर मदर गेव मी अ पेन, अगर ए पेन को छुपा दिया जाए तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, राइट। तो ए पेन कंपल्सरी है सेंटेंस में आना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अगर मी को छुपा दिया जाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, अर्थात मी आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया बढ़िया से? प्रॉब्लम है आपको, दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला ध्यान से समझना, 9 नंबर सवाल को एक बार ध्यान से समझना। कहता है सर आरुषि इज अ गुड डांसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, आप कहोगे सर आरुषि इज अ गुड डांसर, तो यहाँ पे इज जो है ना, इज ये अपने आप में वर्ब की कैटेगरी में आ गया, और वर्ब के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए ना तो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, मैंने आपको पढ़ाया है। और यहाँ पे एक चीज आप फोकस करना, सर एक गुड डांसर किसके बारे में जिक्र किया गया? सर एक गुड डांसर ना आरुषि के बारे में जिक्र किया गया कि आरुषि इज अ गुड डांसर, राइट। अर्थात आप कह सकते हो कि अ गुड डांसर आरुषि के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, और ये चीज ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा चीज अगर सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बता रहा है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे सर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ये सभी पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो इसे आप कह सकते हो सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कह सकते हो? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बताने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ध्यान से समझना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इज, तो वर्ब है, वर्ब के पहले ये नाउन की कैटेगरी में आता है, तो ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। और ये जो एन इंटेलिजेंट गर्ल्स है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो राधा के बारे में, तो ये हो जाएगा सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
बात को गहराई से समझना, मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखा सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बताने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो एक और स्ट्रक्चर मुझे पता हो गया, 5वां नंबर आप लिख सकते हो। सर कभी कभी सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बताता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बात को गहराई से समझना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है सर? आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहां पे लिख सकते हो सर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो कुल मिला के इस टाइप के स्ट्रक्चर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको आप एक बार ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। ठीक है, पहले आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस चैप्टर बिल्कुल खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छे लेवल पर समझ में आ सके। चलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए। हो गया? आ रहे समझ में? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं ना? चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, उसका आंसर मैं 100% देने का प्रयास करूंगा। A to Z आपको समझना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझना ही पड़ेगा अगर आप बढ़िया से स्कोर चाहते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखिए, रूल मत याद करो, ध्यान रखना इस चीज़ को। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बुक से नहीं पढ़ा रहा, आपको पता होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो कहोगे सर सेंटेंस का 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। सर पहला जो टाइप्स है ना उसको कहा जाता है सर स्टेटमेंट सेंटेंस, या इसी को असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई भी इंसान अगर अपना स्टेटमेंट किसी दूसरे के सामने में रिप्रेजेंट करता है तो वह स्टेटमेंट सेंटेंस का हेल्प लेता है। ध्यान रखना बात, जैसे मैंने कहा कि राम आम खा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं सॉरी, तुम कहाँ जा रहे हो मतलब मैंने उससे प्रश्न पूछ दिया, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैंने कहा कि तुम खाना खा लिए, तो ये स्टेटमेंट है। मैंने फैक्ट पूछा, अपना आइडिया उसके सामने रिप्रेजेंट किया, तो उसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहेंगे। राइट। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो क्वेश्चंस या इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में अगर क्वेश्चंस की वैरायटी हो, मतलब क्वेश्चंस की भाव हो, तो उसे कहा जाता है सर इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, राम क्या कर रहा है, सीता क्या कर रही है, तो ये क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, तो इसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे या क्वेश्चन सेंटेंस कहेंगे। आ रहा है समझ में? जो तीसरा कैटेगरी सर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की मतलब कैटेगरी में रख सकते हो। जैसे कि आप कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, ठीक है, अगर आप बात करें अब भगवान तेरी भला करे, ठीक है, तो ये सभी जो है ना वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ये सब आप कहते हो ना कहीं पे, आपकी मम्मी आपको बोलती होगी ना भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें सक्सेस दे। ठीक है, तो हर जगह से आप सक्सेसफुल हो, तो ये सभी जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ ये सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, बस आप एक बार इसको देखने का प्रयास करो। एक होता है सर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ मत बैठो, तो ये ऑर्डर हो गया। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। तो रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर करते हो, कमांड करते हो, एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, तो ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। आ रहा है समझ में? चलिए उसके बाद आता है सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है सडन फीलिंग, मतलब अचानक आपके अंदर फीलिंग हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक आपके सामने स्नेक आ जाए, सांप आ जाए, तो आप क्या करोगे सर? अचानक घबराओगे। तो वो चीज़ है ना, उस वक्त जो फील आता है उस सेंटेंस को आप बोलते हो ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब सडन फीलिंग। राइट। तो कुल मिला के 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला स्टेटमेंट, इसी को असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस, इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद हो गया सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आ रहा है समझ में? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बात करता हूँ सर स्टेटमेंट सेंटेंस की या असर्टिव सेंटेंस की। मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपना आइडिया या फैक्ट या अपना ओपिनियन किसी दूसरे के सामने आप रखते हो या बोलते हो जनरली, तो इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस। इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हो ना कि मैंने खाना खा लिया, तो ये आपका आइडिया है, ठीक है, आपने फैक्ट बोला, आपने स्टेटमेंट बोला किसी के सामने। आप बोलते हो मेरा नाम ये है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम राम है, तो ये क्या है सर? स्टेटमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस। आ रहा है समझ में? तो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ फैक्ट
आइडिया या ओपिनियंस, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस। इसी को असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आप रख सकते हो। बात मेन फोकस होता है सर इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसको आप ध्यान से समझना, राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है सर, फैक्ट है, स्टेटमेंट है, तो आप इसे ध्यान से समझोगे ना। तो यहाँ पे गोइंग जो है वो वर्ब की कैटेगरी में आता है। कहोगे सर कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब की कैटेगरी में आ गया, मेन वर्ब की कैटेगरी में आ गया। आप कहोगे सर इज जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, और उसके बाद टू जो है ना वो कहोगे सर प्रीपोजिशन है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बात को गहराई से समझना, बात को गहराई से समझना, ठीक है, जनरली हर चीज पर फोकस करके चलना। उसके बाद राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट पार्टिकल्स है, गोइंग अपने आप में मेन वर्ब हो गया, और टू ऑफ दिल्ली अपने आप में सर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। इससे आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही मानो, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ रहा है। यहाँ पे देखोगे सर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट पार्टिकल्स, गोइंग अपने आप में मेन वर्ब है, टू दिल्ली अपने आप में सर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आप रख सकते हो, राइट। द बस की बात करते हैं सर तो ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, अराइव की बात करते हैं तो वर्ब हो गया, लेट की बात करते हैं सर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद द बस सब्जेक्ट, डिड हो गया सर हेल्पिंग वर्ब, नॉट अराइव्ड हो गया सर मेन वर्ब, और लेट हो गया अपने आप में सर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ फोकस करना, एक चीज़ फोकस करना। तो जो स्ट्रक्चर होता है स्टेटमेंट सेंटेंस का, स्ट्रक्चर होता है सर स्टेटमेंट सेंटेंस का क्या होता है, तो कहोगे सर एक तो पॉजिटिव मैंने सीखा और एक अपने यहाँ पे सर नेगेटिव सीखा। पॉजिटिव में क्या सीखा सर, आप कहोगे सर या तो सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ मैंने सीखा। और नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहेगा। इस चीज़ को फोकस हमेशा करना, एग्जामिनेशन कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, नॉट दे देगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप फोकस करना उस चीज़ पे, वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉट जहाँ भी रहे दुनिया के किसी भी सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में रहेगा, ठीक है, ध्यान समझना। तो ये चीज़ आप समझे। उसके बाद कुछ नोट्स लिखना सर, स्टेटमेंट सेंटेंस ना जनरली स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, क्या होता है, स्टार्ट विथ सब्जेक्ट और एंड विथ फुल स्टॉप। एंड में हमेशा जो है वो फुल स्टॉप का साइन रहेगा, ध्यान रखना सभी में। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, किसका, स्टेटमेंट सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस का। क्या होता है सर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव वाले बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, आप कहोगे सर इसका नाम हो जाएगा सर स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव। अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सर स्टेटमेंट नेगेटिव, या इसी को हम लोग असर्टिव नेगेटिव बोल सकते हो, या स्टेटमेंट इसको हम लोग असर्टिव पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल बात है, इसको समझना बेहद जरूरी है। इससे आप थोड़ा नोट करिए, फिर मिलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जल्दी सा नोट कीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करना, और इसके हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बार ध्यान से समझना सर, क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस भी कभी कभी कहा जाता है, ये बात आपको पता है। तो क्वेश्चन सेंटेंस को कहेंगे सर आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब जो भी क्वेश्चंस में, जो भी सेंटेंसेस में अगर क्वेश्चंस कोई पूछे, आप कहाँ जा रहे हो, वो क्या कर रही है, कब, किसके लिए, कहाँ, ये सब क्या है सर, क्वेश्चंस है, तो उसे हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे, राइट, समझो ध्यान से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एंड विथ इंटरोगेशन मार्क्स, हमेशा ये सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चंस मार्क्स रहेंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चंस मार्क्स रहेंगे। क्लियर है इतना बात। चलिए कुछ सेंटेंस को आप ध्यान से समझना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं और कितने मेथड से हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से। एक बार ध्यान से समझना। अगर पहले सेंटेंस की ओर चले तो कहता है डज राम गो टू शिमला, डज राम गो टू शिमला। तो यहाँ पे आप एक बात बोलो सर, डज राम गो टू शिमला, इसका मतलब होता है क्या राम शिमला जाता है, क्या राम शिमला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा यस या नो, राइट, ध्यान से समझना। डज राम गो टू शिमला, क्या राम शिमला जाता है, तो इसका आंसर होगा सर यस या नो। जब यस या नो वाले क्वेश्चंस आ जाए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कहेंगे सर यस नो क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे सर, यस नो क्वेश्चंस। तो इसको कहा जाता है यस नो क्वेश्चंस, और इसी को क्लोज एंडेड कहते हैं, क्लोज एंडेड कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना, मतलब कोई भी सेंटेंस का अगर आंसर, कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस का अगर आंसर यस या नो में आ जाए तो दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड सेंटेंसेस, राइट। तो इसे हम लोग क्लोज एंडेड कहेंगे। डज राम नॉट गो टू शिमला, क्या राम शिमला नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी यस या नो में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सभी पार्ट्स यस या नो क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो ये दो सेंटेंस आपका क्या हो गया सर, क्लोज एंडेड सेंटेंसेस, जो कि यस या नो में आंसर देता है। इसे आप यस नो क्वेश्चंस भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस को ध्यान से समझना, कहता है सर व्हाई डज राम गो टू शिमला, व्हाई डज राम गो टू शिमला, राम शिमला क्यों जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर आप किसी सेंटेंस में दोगे। आप कहोगे सर राम शिमला घूमने जाता है, ठीक है, तो सेंटेंस में आपने बोला ना, तो आपने इसका आंसर सेंटेंस में बोला, तो इसीलिए आप ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस को कहा जाता है सर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या कहते हैं सर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव। ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव को ही हम लोग कह देंगे सर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और इसे कहा जाता है सर वीक इंटरोगेटिव, मतलब ये इंटरोगेटिव वीक है। क्लियर, समझ में आ गया।
यस नो आ जाए तो वीक इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस में आंसर आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव और इसी को ओपन एंडेड कहा जाता है। ठीक है, बात को गहराई से समझना। व्हाई डज राम नॉट गो टू शिमला, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये आपका है स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ये आपका है वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ये आपका है वीक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ये आपका है वीक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये आपका है सर वीक इंट्रोगेटिव स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ये आपका है स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आ रहा है समझ में? चलिए अगला सेंटेंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है सर आर यू ईटिंग या नॉट, तुम खा रहे हो या नहीं। ध्यान समझना, आर यू ईटिंग या नॉट, आर यू ईटिंग या नॉट। तो यहाँ पे ध्यान समझना, आर यू ईटिंग और नॉट कहने का मतलब है कि तुम खा रहे हो या नहीं। मतलब इसमें दो क्वेश्चन आ गया, खा रहे हो या नहीं, या नहीं है, हाँ या ना। तो ये इसको कहते हैं सर अल्टरनेटिव क्वेश्चन, मतलब एक नहीं तो दूसरा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इज दिस पेन या पेंसिल, या पेन है या पेंसिल, तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है सर अल्टरनेटिव क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चंस की कैटेगरी को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस सभी क्वेश्चंस आपको यूजफुल होगा। सेंटेंस जब कॉमन एरर आएंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ हेल्पफुल साबित होंगे, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिक बात है ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा। ये सब आपको नहीं समझ में आएगा तो आने वाले चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। टेंस में चले जाओ, ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए, राइट, उसमें आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, PQRS आ जाए, जम्बल्ड आ जाए, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। कॉम्प्रहेंशन आ जाए, क्लोज टेस्ट आ जाए, तो सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, जड़ मजबूत रहेगा तो आगे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, तो इसको कहा जाता है सर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। तो 6 नंबर और 5 नंबर को कहेंगे सर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ये नहीं तो वो। क्लियर? चलिए अगला कहता है सर हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो कहता है सर भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है, राइट। ध्यान से समझना, हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। मतलब आप इसे ऊंची आवाज में किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, ऊंची आवाज में स्ट्रॉन्ग आवाज करके पूछ रहे हो कि भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है, भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है, हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट। अगला सेंटेंस को देखो ध्यान से, हु विल डू दिस डर्टी वर्क, हु विल डू दिस डर्टी वर्क, मतलब कौन कर सकता है यह गंदा काम। आपने कस के बोला, मतलब इसको कहा जाता है सर फोर्सफुल स्टेटमेंट, मतलब फोर्सफुल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ गया, और इसी को रेटोरिकल क्वेश्चंस भी कहा जाता है। ठीक है, रेटोरिकल क्वेश्चंस। तो ध्यान समझना, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी आ जाए तो इसको कहा जाता है सर फोर्सफुल स्टेटमेंट। ये अपने आप में फोर्सफुल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है, और इसी को आप लोग बोल सकते हो सर रेटोरिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी। ठीक है, रेटोरिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी। ध्यान से समझना, जब कोई क्वेश्चंस फोर्सफुल के द्वारा आए, मतलब फोर्स के अकॉर्डिंग आए, तो उसे कहा जाता है सर रेटोरिकल क्वेश्चंस या फोर्सफुल स्टेटमेंट। यहां तक समझ में आए? कितने टाइप के आप क्वेश्चंस पढ़ा? तो मैंने कहा सर 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चंस आपका हो चुका है। पहला वीक इंट्रोगेटिव, और दूसरा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव, और तीसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, और चौथा आपका है फोर्सफुल स्टेटमेंट, या इसी को रेटोरिकल क्वेश्चंस भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, अगला सेंटेंस को ध्यान समझो। कहता है सर सी इज नॉट हियर, इज ही। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये सब चीज आपको पता होगा कि लास्ट में ये टैग क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस टैग पढ़ोगे ना, उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इसको कहा जाता है टैग क्वेश्चंस। क्या कहते हैं सर? टैग क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन टैग पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट में जो क्वेश्चंस आता है छोटा सा, उसे कहा जाता है सर टैग क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए, ये दोनों सेंटेंस टैग बताता है। उसके बाद अगला सेंटेंस को ध्यान से समझना। कहता है द ओल्ड लेडी इज बाइंग अ हाउस, राइट। ध्यान से समझने की कोशिश करना, द ओल्ड लेडी इज बाइंग अ हाउस। ठीक है, बुढ़िया घर खरीद रही है। अब ध्यान से समझना, इस सेंटेंस के अगर मीनिंग को देखा जाए तो कहता है बुढ़िया घर खरीद रही है। तो इसका आंसर कैसे दोगे? आप कहोगे सर व्हेन, कब, या आप आंसर दोगे वेयर, कहाँ, या आप आंसर दोगे व्हाई, क्यों, या आप आंसर दोगे व्हिच हाउस, कौन सा घर। तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इस सेंटेंस का आंसर आप इतने टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस बोलकर कर सकते हो, व्हेन, व्हाई, ठीक है, वेयर, व्हिच हाउस। तो इसे कहा जाता है सर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस की वैरायटी भी आपको समझना चाहिए। इस शॉर्ट क्वेश्चंस कौन सा होता है? जब आप शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हो किसी के सामने, राइट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच हाउस, तो इसको कहा जाता है सर शॉर्ट क्वेश्चंस। आ रहा है समझ में? चलिए अगला सेंटेंस कहता है सर आई एम गोइंग टू राइट एन एडवेंचर स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? आपने कहा कि मैं एडवेंचर स्टोरी लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर दोगे तो कहोगे सर व्हाट फॉर, किस लिए, हु फॉर, किसके लिए, विद हुम, किसके साथ। तो ये सभी चीज़ों में आप कहोगे सर शॉर्ट क्वेश्चंस, आप उसका आंसर दोगे, तो इसको सभी को कहा जाता है सर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपने समझा सर इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस कुल मिला के इस कैटेगरी में डिवाइड है। पहला कैटेगरी की बात करते हैं तो ये कैटेगरी आपका आ गया वीक इंटरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव, ठीक है। उसके बाद रहेगा सर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ये नहीं तो वो। उसके बाद रहेगा सर फोर्सफुल स्टेटमेंट, इसी को कहा जाता है रेटोरिकल क्वेश्चंस, जो फोर्सफुल के अगेंस्ट, मतलब फोर्स करके क्वेश्चन आप पूछते हो, ठीक है। उसके बाद टैग क्वेश्चंस, उसके बाद आ गया सर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप के कैटेगरी में डिवाइड है कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। आ रहा है समझ में? बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा है? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, बिल्कुल उसका सोल्यूशन दूंगा, नोट करिए।
हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। सभी चीज़ों के बारे में ध्यान से समझिएगा, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। सर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो आपसे विश करेगा या प्रेयर करेगा या कर्स करेगा। कर्स मतलब होता है श्राप देना। आप बोलते हो ना बद्दुआ देना, राइट। आप बोलते हो ना किसी को कि तुम नरक में जाओ, तो क्या हो गया, बद्दुआ हो गया, ठीक है। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो या किसी के लिए विश करते हो आप जनरली, तो ध्यान से समझना। अगर बात करते हैं मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग मतलब दीर्घ आयु, तुम्हारा दीर्घ आयु हो, मतलब तुम जुग जुग जियो, बहुत दिन तक जियो, तो ये क्या है सर, विश है ना, आप विश कर रहे हो उसको। बात करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरी भला करे, भगवान तुम पे कृपा करे, भगवान आप पर कृपा करे, तो ये क्या हो गया सर, आप क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो, ठीक है, राइट। और बात करते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, राइट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो ये क्या है, विश है। उसके बाद मे ही अचीव द सक्सेस, ठीक है, तुम्हें सफलता मिले, तुम सफल हो जाओ, राइट। तो ये सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा, राइट। ये इसको ध्यान से समझना। स्टार्ट विथ मे या विश, ये सेंटेंस जनरली मे या विश से स्टार्ट होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो मे विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विश हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका वर्ब नहीं है, राइट, कभी कभी वर्ब नहीं भी रहता है, ध्यान रखना इस बात को। मे हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बेसिक बात है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये सेंटेंस जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ कैटेगरी वाइज पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन आप देख लो, आ जाए तो बेहतर है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस ये ऑर्डर बताता है, कमांड बताता है, रिक्वेस्ट बताता है, ध्यान रखना, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन, या आप सजेशन भी बोल सकते हो, राइट। बात करते हैं स्टार्ट विद वर्ब्स, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब के बेस फॉर्म से, मतलब V1 से, राइट। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पॉजिटिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं, और नेगेटिव की बात करते हैं तो डोंट, डू नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर कट, यहाँ समझ में आ गया। देखो डोंट डू डैट, ये मत करो, राइट। डोंट टेक्स्ट मी, मुझे मैसेज मत करो, मुझे टेक्स्ट मत करो, तो ये ऑर्डर दे रहा है ना। उसके बाद गो टू पेज 25, पेज 25 पर जाओ, ऑर्डर दे रखा है। प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन, ठीक है, कृपया मुझे लोन ग्रांट करे, तो यहाँ पे क्या है सर, रिक्वेस्ट है। क्लीन योर रूम, ये कमांड है, ये ऑर्डर भी है, राइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करता है सर, कमांड देता है, ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है, ये सभी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। आ रहा है समझ में, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ध्यान से समझना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सडन फीलिंग, मतलब अचानक कोई फीलिंग आया आपके मन में, तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब सरप्राइज्ड, या आप इमोशंस कह सकते हो, या सडन फीलिंग कह सकते हो। हाउ ब्यूटीफुल सिटी दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी, क्या कितना सुंदर ये सिटी है, मतलब अचानक आश्चर्य वाली बात अंदर से निकलती है, तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, राइट। ओह माय गॉड, वुड यू स्टॉप हियर, राइट, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस सभी क्या है सर, सडन फीलिंग के आगे मतलब अकॉर्डिंग आता है। और ये स्टार्ट एंड करता है हमेशा एक्सक्लामेशन साइन से, एक्सक्लामेशन मार्क से, साइन ऐसा रहेगा लास्ट में, तो ये सभी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा पूरी बात, ठीक है। मैंने बता दिया आपको सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, और सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। फिर भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सके शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा, जहाँ भी हो आपका लिंक, जहाँ भी अकाउंट हो वहाँ पे शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।